हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नेक्स्ट नंबर लेक्चर। तो अब यार दोस्तों क्या किया जाए, पहले दो लेक्चरों में हम लोगों ने क्या कर लिया, लिगेंड के बारे में पढ़ा दिया, नॉमेनक्लेचर पढ़ा दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा दिया, ईएएन पढ़ा दिया, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा दिया। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप ये मान के चलो कि बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो यार ध्यान रखिए कि आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, और काफी इंपॉर्टेंट है तो ये मान के चलो कि इसको 100% इफिशियंसी के साथ आपको करना है। तो जरा देखो, हेडिंग है बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो, बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग किस तरह से करेंगे, जरा इस देखो, इस बात को जरा ध्यान दें कि बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग किस तरह से करेंगे। ये देखिए, बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किस तरह से करना है, जरा ध्यान दो। इसके अंदर 3 थ्योरियां हैं जो हमें पढ़नी है। तो कौन कौन सी 3 थ्योरियां हैं जो हमें प्यारे बच्चों पढ़नी है? तो पहली नंबर थ्योरी आप सभी जानते हैं, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी क्या कहती है बॉन्डिंग के बारे में, ये पढ़ना है। दूसरी थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तीसरी थ्योरी सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये 3 थ्योरियां हैं जो बॉन्डिंग को डिस्कस करती हैं। मेरी बात मानो तो मैं तो सिर्फ यही पढ़ा के सारा क्वेश्चन बनवा सकता हूं। सिर्फ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही है जो मेन है। तो आपको 3 थ्योरी वैसे पढ़नी है एक एक करके। वर्नर थ्योरी पढ़नी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है। तो चलो एक एक करके इन सबको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे करना है। तो पहली हेडिंग हम लोग डालते हैं वर्नर थ्योरी, और इसको देखते हैं कि इसमें क्या करना है। देखो प्यारे बच्चों, वर्नर थ्योरी में क्या करना होता है, इसको देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या करना है। तो देखो यार, वर्नर थ्योरी में हम लोगों को क्या करना है और कैसे करना है। तो देखिए, वर्नर थ्योरी कैसे काम करेगी, इन्होंने क्या कंसीडर किया, क्या माना। देखो, इनका पहला पॉइंट ये था कि इनके हिसाब से क्या है, इनके हिसाब से CMA हैव 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। इनका कहना था कि CMA के पास 2 तरह की वैलेंसी होती है। CMA मतलब कौन? सेंट्रल मेटल एटम, मतलब डी ब्लॉक का मेटल एटम जो कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इनका कहना है कि जो एलिमेंट, जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके पास 2 तरह की वैलेंसी होती है। हम लोगों ने कहा ठीक है। एक वैलेंसी का नाम इन्होंने कहा प्राइमरी वैलेंसी है। एक वैलेंसी को इन्होंने क्या कहा? प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरी वैलेंसी को प्यारे बच्चों इन्होंने नाम दिया सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरी वैलेंसी को ये सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। एक वैलेंसी को प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, दूसरी वैलेंसी को सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। इनका पहला पॉइंट था कि मेटल के पास 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो लोगों ने कहा ठीक है भाई, मान लेते हैं। बताओ प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो इन्होंने देखो इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे चलते हैं कि इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया गया। जरा देखिए कि इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया गया। ध्यान दो, एक तरफ हम लोगों ने हेडिंग डाल ली प्राइमरी वैलेंसी, और एक तरफ हेडिंग हम लोगों ने डाल ली सेकेंडरी वैलेंसी। ये देखो, सेकेंडरी वैलेंसी। तो जरा देखो, प्राइमरी वैलेंसी को इन्होंने क्या बताया, सेकेंडरी वैलेंसी को इन्होंने क्या बताया। तो जरा समझो कि इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी को क्या बोला। इन्होंने कहा प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो
सीएमए के ऊपर के चार्ज को बैलेंस करती है। प्राइमरी बैलेंसी जो होती है वो क्या करती है, बैलेंस चार्ज ऑफ सीएमए, सीएमए के ऊपर के चार्ज को बैलेंस करती है। तो जर्नली सीएमए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी बैलेंसी कैसी होगी, जर्नली निगेटिव। क्यों, जब वो निगेटिव होगी तभी तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर पाएगी मेरे दोस्त। जब वो निगेटिव होगी तभी तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर पाएगी मेरे दोस्त। बताओ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो प्राइमरी बैलेंसी है वो मेटल के ऊपर के चार्ज को बैलेंस करती है, और मेटल के ऊपर जनरली पॉजिटिव चार्ज आता है तो प्राइमरी बैलेंसी जनरली निगेटिव होगी। अब निगेटिव क्या क्या हो सकता है, तो निगेटिव काउंटर आयन भी हो सकता है और निगेटिव लिगेंड भी हो सकता है। इसका मतलब प्राइमरी बैलेंसी काउंटर आयन भी हो सकती है और लिगेंड भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये देखो ऐसे, फॉर एग्जांपल ये देखो ऐसे। अब जरा चेक करके बताओ, यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 3, यहां पर प्लेटिनियम की कितनी है 2। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि कोबाल्ट के ऊपर के प्लस चार्ज को कौन बैलेंस कर रहा है, वाटर के ऊपर तो माइनस, वाटर के ऊपर तो 0 होता है, ये बैलेंस कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर -1 होता है। और ये कौन है यहां पर, यदि अच्छे से ध्यान दो तो ये क्या है, काउंटर आयन है। ये क्या है, काउंटर आयन है, चेक कर लो आप, है। और यहां पर ये क्या है, ये देखो यहां पर ये लिगेंड है। तो यहां पर हमारी प्राइमरी बैलेंसी क्या है, काउंटर आयन है, काउंटर आयन। और यहां पर प्राइमरी बैलेंसी क्या है, लिगेंड है। जो सीएमए के ऊपर के चार्ज को बैलेंस कर रही है। +2 को कौन बैलेंस कर रहा है, अमोनिया, अमोनिया के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, सीएल बैलेंस कर रहा है, और सीएल क्या है, लिगेंड। +3 को कौन बैलेंस कर रहा है, वाटर, वाटर के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, कौन बैलेंस कर रहा है, सीएल, सीएल क्या है, काउंटर आयन है। तो इन्होंने कहा प्राइमरी बैलेंसी जो होती है वो मेटल के ऊपर के चार्ज को बैलेंस करती है, ठीक है, मेटल के ऊपर के चार्ज को बैलेंस करती है। और प्राइमरी बैलेंसी क्या हो सकती है, काउंटर आयन भी हो सकता है और लिगेंड भी हो सकता है। और होगी कैसी प्राइमरी बैलेंसी, जनरली निगेटिव होगी। इतनी बात ठीक है। अब जरा देखो दूसरी सेकेंडरी बैलेंसी की डिफिनीशन क्या है। इन्होंने बताया सेकेंडरी बैलेंसी जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है कैपेसिटी ऑफ बॉन्डिंग कैपेसिटी को। ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ सीएमए। सीएमए की बॉन्डिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उन्होंने कहा मतलब ये है, यही वाला मॉलिक्यूल फिर से उठाया, जैसे आप इस बात को अच्छे से समझ सको। अब बताओ कोबाल्ट ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, कोबाल्ट फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लिगेंड। चेक करो, कोबाल्ट ने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, क्योंकि लिगेंड कितने लगे हैं, 6 लगे हैं। तो एक वाटर ये है जिसने कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन दिए, एक ये है। तो अब बताओ कोबाल्ट की बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 6 है। तो सेकेंडरी बैलेंसी इन्होंने कहा कि क्या है, सेकेंडरी बैलेंसी बॉन्डिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि मेटल कितने बॉन्ड बना सकता है। सेकेंडरी बैलेंसी ये, सेकेंडरी बैलेंसी रिप्रेजेंट बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ सीएमए। ऐसे प्राइमरी बैलेंसी चार्ज को बैलेंस करती है और सेकेंडरी बैलेंसी बॉन्डिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है। अब बताओ सेकेंडरी बैलेंसी क्या क्या हो सकता है। सेकेंडरी बैलेंसी क्या है, लिगेंड है। तो लिगेंड है तो इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी बैलेंसी काउंटर आयन नहीं हो सकती, और लिगेंड है तो ये तीनों हो सकती है। ये कैसी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है क्योंकि लिगेंड निगेटिव भी होता है। ये कैसी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है क्योंकि लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है। ये कैसी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है क्योंकि लिगेंड पॉजिटिव भी होता है। तो सेकेंडरी बैलेंसी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, प्राइमरी बैलेंसी जनरली पॉजिटिव नहीं होती है
क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी बॉन्डिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है और प्राइमरी वैलेंसी जो होती है मेटल के ऊपर के चार्ज को रिप्रेजेंट करती है। इन्होंने कहा ठीक है भाई, और आगे बताओ। तो और आगे कैसे डिस्कस हुआ ये देखो, इसी बात को और आगे बढ़ा देते हैं। जरा देखिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है प्राइमरी वैलेंसी को। और जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इस तरह से। ये देखो नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, मॉडल कॉन्सेप्ट के हिसाब से गौर समझिए, मॉडल कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीएमए है। क्यों? जरा देखो, ये किसको बैलेंस कर रहा था? मेटल के ऊपर के चार्ज को, और मेटल के ऊपर का चार्ज ही तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है डियर, है कि नहीं? मेटल के ऊपर का चार्ज ही तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना यार प्यारे बच्चों। तो जब मेटल के ऊपर का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर होता है, प्राइमरी वैलेंसी उसी को बैलेंस करता है, इसलिए लिखा गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखा गया था कि प्राइमरी वैलेंसी जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीएमए होती है। अब इसी तरह से यहां बताओ क्या है? तो इन्होंने कहा सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएमए होती है। किसी ने कहा यार कैसे, ये क्या बॉल टांग रखा है आपने, कैसे कह रहे हो? तो देखो जरा कैसे कह रहे हैं, गौर समझिए। कितने बॉन्ड बने हैं? बॉन्डिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, और 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बने हैं, और 6 बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लगे हैं? 6। और वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर होते हैं वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है, क्योंकि जितने बॉन्ड बनेंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनीशन कल पढ़ाई थी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गेन बाय सीएमए। जरा बताना कितने इलेक्ट्रॉन पेयर कोबाल्ट गेन कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर रहा है। अब जरा बताना कितने बॉन्ड बने? 6 बॉन्ड बने। तो इसका मतलब दोनों क्या है? एक ही चीज है। तो इन्होंने कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएमए होती है। नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है, मतलब वो आयन में ब्रेक हो सकती है। और जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, वो आयन में ब्रेक नहीं हो सकती। तो जरा ये बात समझो, वैसे तो समझ ही गए होगे, क्यों? काउंटर आयन है तो आयन में ब्रेक हो सकता है ना, बताओ। जब इसको पानी में डालोगे तो आयन आएंगे, मगर जरा बताना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज ब्रेक होती है? नहीं होती है। तो यार सेकेंडरी वैलेंसी तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज है ना, तो ये तो ब्रेक ही नहीं हो सकता है। इसी वजह से कहा गया ये आयनाइजेबल है, ये नॉन आयनाइजेबल है। नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है नॉन डायरेक्शनल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। और जबकि बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो डायरेक्शनल होती है। इस बात को समझाता हूं, देखो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है, और कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड है। यार ये कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं ना। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस है, आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। इसीलिए प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल है और सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल है। ठीक है, ये तो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट थे। अब थ्योरेटिकल पॉइंट से क्वेश्चन में चलते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बने। तो जरा देखो इन्होंने क्या बताया। नेक्स्ट,
इनके इस कॉन्सेप्ट से हम लोगों को बहुत सारी बातें पता चली। क्या क्या बातें पता चली जरा देखो, क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं। जैसे किसी ने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ए, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है कोबाल्ट 6 अमोनिया 3Cl, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। हैव 3, गौर सुनिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना, ठीक है। रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ AgNO3 solution and form, गौर से देखिएगा, 2 मोल ऑफ white precipitate of AgCl। इतनी बातें कैलकुलेट, इन्होंने कहा कैलकुलेट करिए। पहला, फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स ए, कह रहे हैं यार जो ये ए कॉम्प्लेक्स है इसका फार्मूला बताओ, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है, स्ट्रक्चर फार्मूला बताओ। हमने कहा बता देंगे। फिर वो कह रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी बताओ कितनी है, फिर वो कहने हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी बताओ कितनी है, फिर इनका कहना है हाउ मैनी आयंस या स्पीसीज behaves as a primary valency as well as secondary valency। हमने कहा यार ये भी बता देंगे। फिर वो कहते हैं हाउ मैनी, चलो इसको बाद में कर लेंगे, चलो पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यार ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है और सॉल्व कैसे करना है, जरा इस बात को समझते हैं। देखो इनका कहना है कि एक कॉम्प्लेक्स है ए, इसमें तुमने एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला है और कितने मोल, 2 मोल AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। अब बताओ, तो यार हम सबको पता है कि ये रिएक्शन ऐसे होगी, 2 मोल AgCl यदि बनना है तो ये ऐसा ही तो होगा। ये एक्सेस है तो इसका मतलब ये Lr होगा, और ये Lr होगा तो 2 मोल AgCl ऐसे ही तो आएगा। जरा बताओ, तो 2 मोल AgCl के लिए 2 मोल Cl आयन बाहर होने चाहिए कि नहीं? यदि 1 मोल Cl आयन बाहर हुआ तो 1 मोल AgCl बनेगा। क्यों? क्योंकि AgCl उसी से बनेगा ना जो सॉल्यूशन में आयन के फॉर्म में होगा। यदि सॉल्यूशन में आयन के फॉर्म में है तो ए का फार्मूला ऐसा होना चाहिए ना। देखो ए की कितनी पॉसिबिलिटी है, यदि किसी बच्चे ने ए का फार्मूला ऐसा बनाया तो जरा बताओ जब इसको ब्रेक करोगे तो कितने मोल आएगा। ये कॉम्प्लेक्स हुआ, इसको छोड़ दो, इससे अपने को लेना देना नहीं है। बताओ Cl मोल कितने आए, 1 मोल कॉम्प्लेक्स से Cl कितना आ रहा है, 3 मोल। तो जब 3 मोल कॉम्प्लेक्स आएगा तो 3 मोल AgCl बनेगा ना, और यहां वो कह रहा है 2 मोल AgCl बनना है। 2 मोल AgCl बनने का मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स इस तरह का नहीं हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह का होगा। गौर से समझिएगा, 1 Cl अंदर होगा, 2 Cl बाहर होंगे। किसी ने कहा सर आप कैसे कह सकते हो? मैंने कहा मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि ये इस तरह से ब्रेक होगा,
ऐसे, तो 1 मोल कॉम्प्लेक्स से 2 मोल Cl बाहर आएंगे, और जब एक्सिस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करेंगे 2 मोल क्या होगा, AgCl फॉर्म होगा। तो जितने मोल AgCl फॉर्म होगा उतने ही मोल Cl बाहर होने चाहिए, तभी तो ऐसा हो सकता है, तभी तो मेरे दोस्त ऐसा हो सकता है। क्यों, ये तो एक्सेस में। तो यदि 2 मोल AgCl फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब 2 मोल Cl आयन बाहर होना चाहिए। ये तो एक्सेस है, एक्सेस से तो कंपेयर होता नहीं है। आपको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया है कि यदि कहीं LR बनना है, लिमिटिंग रेजेंट बनना है, तो सब कुछ लिमिटिंग रेजेंट के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो लिमिटिंग रेजेंट तो ये है ना, तो यदि इसके 2 मोल खर्च हुए तभी तो इसके 2 मोल बने होंगे। यदि इसके 2 मोल बने हैं तो इसका मतलब ये 2 मोल खर्च हुआ है। अब कॉम्प्लेक्स कैसा होगा कि 2 मोल बने, 1 मोल कॉम्प्लेक्स से 2 मोल कैसे बनेंगे। यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज कर देता हूं, यहां 1 मोल लिख लो, 1 मोल कॉम्प्लेक्स। ये देखो, ये तभी पॉसिबल है ना जब स्ट्रक्चर ऐसा हो। तो हमारा एक बात आ गई कि स्ट्रक्चर ये होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर होगा तभी ये पॉसिबल है। तो हमारा A नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब B नंबर का क्वेश्चन, प्राइमरी बैलेंसी बताओ। तो जरा बताओ, मेटल के ऊपर का चार्ज कौन बैलेंस करता है, मेटल के ऊपर का चार्ज कौन बैलेंस करता है, Cl। तो 3 Cl प्राइमरी बैलेंसी है, 3 Cl प्राइमरी बैलेंसी है। कोबाल्ट के ऊपर का चार्ज कौन बैलेंस करेगा, Cl बैलेंस करेगा, 2 ये और 1 ये। सेकेंडरी बैलेंसी बताओ, सेकेंडरी बैलेंसी टोटल 6 है, 5 अमोनिया है और 1 Cl है। क्यों, सेकेंडरी बैलेंसी कौन होता है, जो बॉन्ड फॉर्म करता है। बॉन्डिंग कैपेसिटी सेकेंडरी वैलेंसी है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, 5 अमोनिया 1 Cl। ये Cl कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर वाले लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी है। हाउ मैनी स्पीसीज एज वेल एज बिहेव एज वेल एज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ऐसे कितने स्पीसीज हैं या कितने लिगेंड हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम कर रहे हैं। सिर्फ ये वाला माइनस चार्ज होने की वजह से ये कोबाल्ट के ऊपर के चार्ज को भी बैलेंस कर रहा है, ये वाला Cl, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो बॉन्ड भी बना रहा है। तो एक Cl ऐसा है जो दोनों का काम कर रहा है, माइनस होने की वजह से कोबाल्ट के ऊपर के चार्ज को बैलेंस कर रहा है, और बॉन्ड बनाने की वजह से देखो यहां पर भी ये काउंट है, यहां पर भी काउंट है, दोनों जगह काउंट है। यहां पर क्यों काउंट है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो बॉन्ड भी बना रहा है, और यदि वो बॉन्ड बना रहा है तो सेकेंडरी वैलेंसी हो गया, है ना। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो सब सेकेंडरी वैलेंसी है, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी भी है। और इस लिगेंड के ऊपर माइनस चार्ज है तो वो कोबाल्ट के चार्ज को भी बैलेंस कर रहा है, तो ये दोनों काम कर रहा है। इसका मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी भी है एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी का भी रोल प्ले कर रहा है। तो इतने में से कुछ भी पूछा जा सकता है कि यार एक कॉम्प्लेक्स है जो एक्सिस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करके 2 मोल AgCl बना रहा है, 2 मोल AgCl बना रहा है इसलिए 2 बाहर है। यदि क्वेश्चन में कहता 3 मोल AgCl बना रहा है तो फिर ये वाला आंसर आता। यदि वो कहता 1 मोल AgCl बना रहा है तो फिर 1 Cl बाहर होता, 2 अंदर होते। और यदि वो कहता कि एक्सिस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन ही नहीं हो रही है, AgCl बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब सारा का सारा Cl क्या होता, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता। तो ये क्लू पकड़ पा रहे हो, यदि 1 मोल AgCl बनना है तो 1 मोल बाहर है, 2 मोल बनना है तो 2 मोल Cl बाहर होंगे, 3 मोल बनेगा तो 3 मोल Cl बाहर होंगे, क्योंकि ये 1:1 की रिएक्शन है। चेक कर लो, 1:1 की रिएक्शन लिखिए। यदि वो कहता है AgCl बन ही नहीं रहा है तो AgCl ना बनने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, Cl आयन आयोनाइज फॉर्म में नहीं है, Cl आयन सब का सब कहां है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तभी तो नहीं होगा। बात समझ गए, कर लोगे। अच्छा, अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मेन हमारा क्या है, क्वेश्चन कराना, मतलब भाई क्वेश्चन करोगे तभी तो समझ पाओगे। तो देखो एक क्वेश्चन फिर मैंने कहा कॉम्प्लेक्स, ठीक है गौर सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स A जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है कोबाल्ट 6 अमोनिया 3 Cl have 3 isomers X, Y, Z respectively।
तीन आइसोमर है, एक्स है, वाई है, जेड है रिस्पेक्टिवली। आइसोमर्स एक्स, वाई एंड जेड react with excess of AgNO3 solution and form 1 mole, 2 mole and 3 mole AgCl white precipitate respectively. Find out formula of isomers X, Y and Z. Also arrange conductivity order. ये देखो यार, ये क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को बताओ कि इसका आंसर कैसे निकाला जाए। डरिएगा नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी, जरा समझिए। अब ये क्वेश्चन है तो हमने कहा यार हम 2 मिनट में कर देंगे। क्यों? उन्होंने कहा है कि कॉम्प्लेक्स ये है ऐसा, और एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करा रहे हो। गौर से समझिए, एक्स, वाई और जेड क्या करते हैं जरा देखिए। जब एक्स रिएक्शन करता है तो क्या करता है, 1 मोल बनाता है क्या, AgNO3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स में 1 मोल Cl बाहर है। तो बताओ अंदर कितने होंगे, 2 अंदर होंगे, तो 4 अमोनिया 2 Cl, तो 2 अमोनिया बाहर। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने कहा है 1 मोल AgCl बनता है, और मेरे भाई यदि 1 मोल AgCl बनता है तो 1 मोल AgCl बनाने के लिए सिर्फ 1 Cl बाहर होने चाहिए, सिर्फ 1 Cl बाहर होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 2 Cl अंदर होंगे तो 4 अमोनिया अंदर होंगे, टोटल 6 लाना है ना। तो 1 मोल Cl बनेगा, AgCl बनेगा तो 1 Cl बाहर होगा, तो 2 अंदर होंगे। अब दूसरे में क्या कह रहा है, 2 मोल बनता है, तो जब 2 मोल बनता है तो 1 अंदर होगा, 2 बाहर होंगे, ऐसे। तीसरे में क्या कह रहा है कि 3 मोल बनता है, 3 मोल बनता है तो 3 बाहर होंगे, ऐसे ऐसे आ रहा है। तो इसका मतलब x ये होगा, y ये होगा, z ये होगा। आंसर पहला तो ये हो गया। क्यों? 1 मोल इससे बनेगा, 1 Cl बाहर होगा, तो भैया 1 Cl और 1 Ag मिलके 1 मोल AgCl बना देंगे। यही तो रिएक्शन होनी है, और इस रिएक्शन में जितने मोल Cl उतने मोल AgCl आने, क्योंकि Ag आयन एक्सेस में है। Ag आयन कैसे है, एक्सेस में। लिमिटिंग एजेंट थोड़ी ना है, लिमिटिंग एजेंट कौन है, Cl आयन है। तो जितने Cl लोगे उतने AgCl बनेंगे। तो 1 मोल बनने का मतलब 1 बाहर होना, 2 मोल बनने का मतलब 2 बाहर होना, 3 मोल बनने का मतलब 3 बाहर होना। अब पार्ट नंबर बी, कंडक्टिविटी अरेंज करो। तो यार ये काम आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। कंडक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस के। जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। अब ये कितने आयन इशू करेगा, 2। ये कितने आयन इशू करेगा, 3। और ये कितने आयन इशू करेगा, 4। एक कॉम्प्लेक्स आयन, 1 Cl आयन, 2। एक कॉम्प्लेक्स आयन, 2 Cl आयन, 3। एक कॉम्प्लेक्स आयन, 3 Cl आयन, 4। तो सबसे ज्यादा आयन कौन इशू करेगा, Z। तो Z की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, X से ज्यादा Y, Y से ज्यादा Z। बात समझ पाए कैसे? क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है वाटर में डालोगे तो एक कॉम्प्लेक्स आयन 1 Cl आयन आया, वाटर में डालोगे तो एक कॉम्प्लेक्स आयन 2 Cl आयन आएंगे, वाटर में डालोगे तो एक कॉम्प्लेक्स आयन 3 Cl आयन आएंगे। तो सबसे ज्यादा आयन इसमें है तो कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। क्लियर है? क्लियर है।
इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं और आगे, देखिए अब हम लोगों को क्या बात करनी है, अब हम लोग डिस्कस करना पसंद कर रहे होंगे क्या, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये देखो अब हम इसको डिस्कस करना पसंद कर रहे हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे डिस्कस करनी है, जरा उसको देख लो कि इसमें क्या डिस्कस करना है। देखो यार, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या एजम्पशन है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ाया गया। अब यहां पर एक खास बात है जो ध्यान रखनी है, आपने सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है केमिकल बॉन्डिंग में, तो जब नाम सेम है तो बच्चों को लगता है जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में थी वही यहां पे है। नहीं, यहां की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिर्फ नाम सेम है, नहीं तो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी का मिक्सचर है। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और केमिकल बॉन्डिंग वाली बैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिट्टो अलग अलग है, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है सिर्फ नाम को छोड़कर। तो जरा देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ाया गया। पहला पॉइंट, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया मेटल कटायन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग विद लिगेंड। अब देखो पहले पॉइंट से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या है। जब आपने केमिकल बॉन्डिंग में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी तो वहां कहते थे मेटल जब पास आते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं, या एटम जब पास आते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं। एटम कैसे होते हैं, न्यूट्रल, और यहां देखो कौन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, कैटायन। यहां न्यूट्रल एटम पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो तुम समझ गए ना, ये थ्योरी डिट्टो अलग है, उससे कोई सिमिलरिटी नहीं है, सिमिलरिटी सिर्फ नाम का है, सिमिलरिटी सिर्फ नाम की है। जैसे सर्वेश दीक्षित टीचर हैं, सर्वेश दीक्षित चोर हैं, सिमिलरिटी सिर्फ नाम की है, दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग है। उसका काम चोरी करना है, मेरा काम पढ़ाना है, दो लोग हैं मगर नाम की वजह से लग रहा है एक ही जैसा काम करते होंगे, वही काम यहां है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहां पर भी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वहां पर भी है, मगर दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं। वहां एटम पार्टिसिपेट करता है दोस्त, और यहां मेटल कटायन पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब मेटल पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ऐसे, और ये जो मेटल कटायन बना है ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, लिगेंड के साथ ऐसे, और ये कॉम्प्लेक्स आ गया। वो ये कह रहे हैं कैसे आएगा ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट इन्होंने देखो क्या बताया, इन्होंने कहा कि मेटल के, भाई मेटल है ये, अब सब लोग जानते हैं कि यार मेटल के पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, है कि नहीं। ऐसे इसको रफ करके अच्छा बनाता हूं, देखे बन पाता है कि नहीं। हम लोगों के पास सर्किल बहुत है, ये देखो एक सर्किल, दो सर्किल, तीसरा सर्किल, चौथा सर्किल। अब इन सभी सर्किल को अरेंज कर देते हैं उठा के। अरे मेरे दोस्त ये वाला भी तो अरेंज करो। इसको अलग कर लो। हाँ यार देखो जरा, ये हमारा एटम है, अब ये n नंबर का सेल है, ये मेरे दोस्त n-1 नंबर का सेल होगा, ये मेरे दोस्त n-2 नंबर का सेल होगा, ऐसा ही तो होगा। अब जरा गौर से सुनिए, इन्होंने कहा मेटल के Ns, Np, Nd ऑर्बिटल और n-1 का d ऑर्बिटल, ओनली 4 ऑर्बिटल, सॉरी 4 सबसेल
सबसेल ऑफ मेटल कैटायन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। जरा गौर से बात को समझिए। इन्होंने कहा कि सिर्फ ये 4 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। कौन? NS, इसका लास्ट वाले का NS, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, या फिर N-1 का D ऑर्बिटल। बस इतने ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और एक साथ नहीं। हो सकता है ये पार्टिसिपेट करे, हो सकता है ये और ये पार्टिसिपेट करे, हो सकता है ये और ये पार्टिसिपेट करे। ये देखो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि टोटल 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। कभी कभी 4 में से कोई 2 पार्टिसिपेट करेंगे, मगर पार्टिसिपेट यही चार्ज करते हैं बॉन्डिंग में। पार्टिसिपेट सिर्फ यही 4 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में करेंगे, सभी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन कौन करेगा? NS, NP, ND, N-1D। अब देखो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से डिट्टो अलग है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में N-1D ऑर्बिटल का कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता था। जो केमिकल बॉन्डिंग में आपने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है उसमें सबके सब NS ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते थे, मतलब आउटर सेल के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते थे। और यहां मेरे दोस्त देखो इनर सेल के ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं, N-1D भी पार्टिसिपेट करता है। तो इन बातों से तुम ये तो समझ गए होगे कि सिर्फ नाम चेंज है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है। पहला कॉन्सेप्ट, मेटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मेटल का कैटायन पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, कौन से 4 ऑर्बिटल हमेशा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? N-1D, NS, NP, ND, N-1D, NS, NP, ND। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, इन्होंने कहा भाई ठीक है आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, आगे बताओ क्या करना है। तो इन्होंने कहा आगे बताते हैं यार। देखो इन्होंने क्या बात बताई, इनसे पूछा क्या ज्योमेट्री कैसे बनाओगे, बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो इन्होंने बताया मेटल कैटायन और लीगेंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। इन्होंने कहा कि मेटल कैटायन और लीगेंड के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। उस कोवैलेंट बॉन्ड का स्पेसिफिकेशन किया जाए तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, ध्यान रखिएगा। ये देखो इन्होंने कहा मेटल और लीगेंड के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं और वो कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह का होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह का होता है। नेक्स्ट नंबर पूछा गया कि भाई ज्योमेट्री कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो इन्होंने बताया कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन बाय हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। गौर समझिए, सबसे मेन पॉइंट आपके लिए यही है। इनसे पूछा गया कि ज्योमेट्री कैसे निकालोगे, तो इन्होंने कहा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन बाय हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। अब यहां से तुम्हें यह बात पता चल गई कि ये थ्योरी क्या है, पूरी केमिकल बॉन्डिंग के मिक्सचर है। क्यों? वहां पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक अलग कॉन्सेप्ट था, हाइब्रिडाइजेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी एक अलग कॉन्सेप्ट है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहां पर देखो सब चिपका दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि वहां की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यहां की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने यहां बोला है कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करेंगे। वहां की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा थोड़ी कहा गया था। वहां तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन एक अलग थ्योरी थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अलग थ्योरी थी। वो तो सिर्फ बॉन्ड बनाना सिखाती थी। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स किससे एक्सप्लेन करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन से। और इन्होंने कैसे हाइब्रिडाइजेशन बताया, देखो इन्होंने कहा sp जो होगा वो लीनियर होगा, sp2 जो होगा वो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। इनसे पूछा गया sp3 क्या होगा, तो उन्होंने कहा sp3 जैसे वहां पे था वैसे यहां पे है, टेट्राहेड्रल होगा, सेम है। इनसे पूछा गया dsp2 क्या होगा, तो उन्होंने कहा dsp2 यहां पर स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर होगा। कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, तो dx² y²। कभी कभी ये d ऑर्बिटल पूछते हैं। फिर इन्होंने बताया एक और होगा क्या, sp3d। तो इन्होंने कहा ये होगा ट्रायंगुलर बाई
पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। डी ऑर्बिटल कौन सा पार्टिसिपेट करता है? dz स्क्वायर। sp3d2 होगा तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा ऑक्टाहेड्रल होगा। कौन कौन से ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे? कौन से डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? ये वाले। और यदि d2sp3 होगा तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा ये भी ऑक्टाहेड्रल है। इसमें n वाले पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें n-1 वाले पार्टिसिपेट करते हैं, बस ये डिफरेंस है। ये देखो, ये ज्योमेट्री उन्होंने बताई कि यदि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन बाय हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में sp है, s और p ऑर्बिटल है तो लीनियर है, sp2 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर है। उसमें से डी ऑर्बिटल कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? ये sp3d है तो ये डी ऑर्बिटल, sp3d2 है या d2sp3 है तो sp3d2 है तो बाहर वाले डी, और d2sp3 है तो अंदर वाले डी। इतनी बात इन्होंने बताई। तो ये हुआ भाई, ठीक है, यहां पर भी ठीक है। अब इनसे कहा गया और बताइए, तो इन्होंने और क्या बताया जरा समझो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये सबसे गलत पॉइंट भी यही है इनकी थ्योरी का। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, इन्होंने कहा कि लीगेंड जो होते हैं दो तरह के होते हैं। जरा समझ लें, इन्होंने कहा कि लीगेंड दो तरह के होते हैं। एक, इनके हिसाब से एक वीक लीगेंड होता है, एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, फील्ड टर्म मत लगाइएगा, वीक फील्ड लीगेंड मत लिखिएगा। ये फील्ड टर्म जो है ये सीएफटी में आया है। इन्होंने सिर्फ वीक लीगेंड और स्ट्रॉन्ग लीगेंड बोला है, फील्ड नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा। फील्ड किसमें है? सीएफटी में। तो इन्होंने कहा लीगेंड दो तरह के होते हैं, वीक लीगेंड, स्ट्रॉन्ग लीगेंड। इन्होंने कहा कि वीक लीगेंड क्या करते हैं, वीक लीगेंड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लीगेंड क्या करते हैं। इन्होंने कहा वीक लीगेंड जो होते हैं वो हुम्स रूल को फॉलो करते हैं, हुम्स रूल फॉलो करते हैं, फॉलो मतलब पहले सिंगल सिंगल भरेंगे फिर डबलिंग करेंगे। इनका कहना यह था कि जो वीक लीगेंड होते हैं वो हुम्स रूल को फॉलो करते हैं, मतलब पहले ऐसा करेंगे सिंगल सिंगल और फिर इलेक्ट्रॉन होंगे तो डबलिंग करेंगे, इस तरह से। यदि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5, 6, 8, चलो एक कम कर लेते हैं, ये क्या है? D6 है। ऐसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं? ये हुम्स रूल को फॉलो नहीं करते, ये हुम्स रूल का वायलेशन करते हैं। और इसमें क्या होता है? डायरेक्ट पेयरिंग होती है। ये पहले सिंगल सिंगल नहीं भरते, जैसे D6 भरना है तो 1 2 3 4 5 बस। अब हुम्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है। हुम्स रूल क्या होता है कि यदि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो। हुम्स रूल क्या होता है? यदि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करो, यदि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करो, ये हुम्स रूल है। और फिर डबलिंग करो। और यहां तो हम डायरेक्ट डबलिंग कर रहे हैं, पहले सिंगल सिंगल फिल ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुम्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये देखो, तो इन्होंने कहा यार ये हुम्स रूल को फॉलो नहीं करता है। कौन? यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ऐसे इस तरह से। ये किसने बात बताई? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बात बताई गई। तो कहा ठीक है भाई, आप कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे यार, आपको कौन मना कर सकता है। तो इनसे पूछा गया कि यार कुछ कॉम्प्लेक्स के बारे में बता पाओगे, मैग्नेटिक नेचर बताओ या कुछ बताओ, एक्सप्लेन करो। तो इन्होंने देखो इसी जगह पे ये बात बताई कि वीक फील्ड लिगेंड, ये इसी जगह पे इन्होंने एक सीरीज दी। क्या सीरीज दी? जरा देखो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये किसको काम आती है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये क्या है जरा देखिए, ये सीरीज है किसके लिए? ये है अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड फॉर 3D सीरीज ऑफ मेटल +2, मतलब +2 ऑक्सीडेशन नंबर ओनली। ये जो सीरीज है, गौर समझिएगा, ये सीरीज जो है लिगेंड की स्ट्रेंथ की सीरीज है, मगर 3D सीरीज की +2 ऑक्सीडेशन नंबर के लिए एप्लीकेबल है। ये सिर्फ 3D सीरीज पे लगेगी और 3D सीरीज की +2 ऑक्सीडेशन नंबर पे लगेगी। यदि 3D सीरीज का एलिमेंट नहीं है तो ये सीरीज काम नहीं करेगी, और यदि +2 ऑक्सीडेशन नंबर रही है तो भी ये सीरीज काम नहीं करेगी। कौन सी? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और वो सीरीज क्या है? ये है जो इन्होंने बताई है। बताता हूं कौन सी है। ये देखो, ये सीरीज है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इनके हिसाब से लिगेंड की स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ती है। इसमें से ये वाले वीक है। कौन वाले वीक है? देखो ये सब वीक है, जिन पे अंडरलाइन कर रहा हूं ये सब वीक फील्ड लिगेंड है। ये देखो, ये सब वीक फील्ड लिगेंड है। वाटर तक वीक फील्ड लिगेंड है, फिर सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये वीक लिगेंड है, सॉरी वीक फील्ड नहीं, वीक लिगेंड। ये वीक लिगेंड है। और जिन पे अंडरलाइन नहीं है वो सब कैसे है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये बात इन्होंने बताई। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दोस्त क्या बताया गया है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको यह बताया गया है, गौर समझिएगा, कि मेटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मेटल का कटायन पार्टिसिपेट करेगा। 1 मिनट में हम आपको पीछे ले चलते हैं। ये देखो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया है कि मेटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मेटल का कटायन पार्टिसिपेट करेगा। दूसरी बात बताई गई कि सिर्फ ये 4 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, NS, NP, ND या N-1D। तीसरी बात बताई गई कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। चौथी बात बताई गई कि ज्योमेट्री जो है हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन की जाएगी। पांचवी बात बताई गई, लिगेंड 2 तरह के, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड वो होते हैं जो हुंस रूल को फॉलो करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो होते हैं जो हुंस रूल को फॉलो नहीं करते। और इन्होंने एक सीरीज दी कि भाई लोगों ने कहा कैसे पकड़ा जाएगा कि वीक कौन स्ट्रॉन्ग कौन, तो उसके लिए एक सीरीज चिपका दी। इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, मगर वो स्पेसिफिकेशन है सिर्फ +2 3D सीरीज की +2 ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ही अप्लीकेबल है, और वो ये सीरीज है। लोगों ने कहा ठीक है यार, अब इतनी बड़ी सीरीज क्या याद रखी जाएगी? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आप इस सीरीज को बेसिक के फॉर्म में ऐसे याद रखा करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली वीक लिगेंड होते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन फैमिली स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली वीक लिगेंड है, नाइट्रोजन और कार्बन फैमिली स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आप इतनी बात भी याद रखोगे तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इतनी बड़ी सीरीज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो ये सब जगह लगती नहीं है, आप इतने से काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं अप्लाई करके दिखा दूंगा अभी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वीक लिगेंड है, नाइट्रोजन और कार्बन फैमिली स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और लिगेंड की स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ती है। और देखो आप जनरली यही लिखा है, ये देखो सब हाइड्रोजन लिखे हैं, ऑक्सीजन फैमिली लिखी है, हाइड्रोजन लिखे हैं, ऑक्सीजन फैमिली लिखी है। देखो चेक करो, इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है? ये देखो, और फिर सब डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है, या फिर लास्ट में कौन है? कार्बन है। समझ गए? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली वीक फील्ड लिगेंड है, और नाइट्रोजन और कार्बन फैमिली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको समझाता हूं कि इन्होंने क्वेश्चन कैसे किए। इनसे पूछा गया भैया कुछ एक्सप्लेन करके दिखाओगे? तो इन्होंने कहा दोस्त सब एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। तो देखो इन्होंने एक्सप्लेनेशन कैसे किया बातों का। अब हम लोग इस बात पे चलते हैं कि इनसे पूछा गया तो इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया चीजों को। देखो इनसे पूछा गया कि जरा यार इस मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल दो कि ये क्या है, कैसा है, कैसे काम करेगा। तो जरा देखो इन्होंने कैसे बताया, गौर समझिएगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से निकाल रहा हो तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि कौन पार्टिसिपेट करेगा, मेटल या मेटल का कटायन? मेटल का कटायन, तो कटायन बनाओ। तो कटायन बनाने का रूल ध्यान रखना। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन कैसे करते हैं जरा ध्यान दो। सबसे पहले न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है ना।
कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो देखो Fe का कॉन्फ़िगरेशन कितना आया, Fe होता है 26, तो 26 में मैंने लिखा 3d6 4s2। कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये d में डाल दो और ये इलेक्ट्रॉन s में डाल दो, हर एक में यही लिखना है 3d4s। अब बाकी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भैया मेटल के कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, n-1d, ns, np, nd। तो जरा बताओ मेटल पार्टिसिपेट करता है कि मेटल का कटायन, मेटल का कटायन, तो इसको कटायन बनाओ। कटायन बनाने के लिए जरा देखना इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2। अच्छे से देख लो, सॉरी ये गलत लिखा है, इसमें तो -4 आ रही है, ऐसे लिखो इसको, अब +2 आएगी यार। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकाले जाते हैं, आउटर शेल से। तो ये देखो आ गया, पहला काम क्या होगा, न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसको मेटल कटायन में कन्वर्ट करो। क्यों, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में न्यूट्रल एटम पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, मेटल कटायन पार्टिसिपेट करता है। और जब मेटल कटायन पार्टिसिपेट करता है तो मेटल कटायन बनाओगे ना, अब बना लिया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बॉन्डिंग दिखाओ, कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, याद है, n-1d, ns, np, nd, यही 4 ऑर्बिटल, यही 4 सबसेल पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 4 सबसेल हर एक में बना लिया करो, चाहे कोई भी क्वेश्चन चले ये बना लो। ये n-1 हो गया और ये ns हो गया, ये np हो गया, ये nd हो गया। हमेशा बॉन्डिंग में यही पार्टिसिपेट करेंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन भरो। अब 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, सबसे पहले क्या देखोगे, लिगेंड, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 लिगेंड चेक करो। अब लिगेंड चेक करो कैसा है लिगेंड, तो लिगेंड कौन है, वाटर, वाटर में डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, तो ये वीक लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, ये देखो, यदि लिगेंड वीक है, यदि लिगेंड वीक है तो हुन्स रूल को फॉलो करेगा, हुन्स रूल के हिसाब से भरे जाएंगे। और लिगेंड वीक क्यों है, डोनर एटम ऑक्सीजन या हेलोजन फैमिली है तो वीक, डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन ही तो होगा, तो वीक है। भरो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब बात आई लिगेंड की, तो लिगेंड कहां जाएगा, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। वाटर है ना, कितने वाटर लगे, 6, और 6 वाटर क्या करेंगे, वाटर मोनोरेंटेड लिगेंड होता है, तो एक वाटर एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो लिगेंड वाले इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, यहां, यहां लिगेंड भर गया, 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 यहां 6 लिगेंड भरने, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड, 6 लिगेंड, 6 लिगेंड यहां पर भर गए। अब बताओ जरा इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, बताता हूं। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1s 3p 2d, 1s 3p 2d, जिसमें लिगेंड गए हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें मेरे दोस्त लिगेंड गए हैं वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या आ गया, sp3d2। यदि sp3d2 आ गया तो ज्योमेट्री क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल। ऐसे मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया, जरा बताओ, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोगों ने बोला ये पैरामैग्नेटिक है, पैरा मैग्नेटिक है। और यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो हमेशा ध्यान रखना इसको बोलते हैं हाई स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। गौर से कॉन्सेप्ट समझते जाए, यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लेस देन 2 या इक्वल टू 2 है तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो जरा बताओ ये कैसा होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 है, तो ये पैरामैग्नेटिक भी होगा और हाई स्पिन भी होगा, हाई स्पिन भी होगा, ठीक है कि नहीं।
ये देखो ऐसे इन्होंने बातों को एक्सप्लेन किया है। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला होता है √NN+2 बोहर मैग्नेटॉन। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो ये √24 आ गया। √24 का मतलब क्या है, 5 और 4 के बीच की वैल्यू आएगी। क्यों, 4 रखोगे तो 16 आता है, 5 रखोगे तो 25 आता है, तो 24 लिखा है, तो 4 और 5 के बीच का अंडर आएगा 4.43 आता है। बात समझ गया कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, ऐसे एक्सप्लेन किया। कैसे करोगे, पहले न्यूट्रल एटम का लिखोगे, उसका कैटायन बना लोगे, फिर लीगेंड चेक करोगे, लीगेंड चेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। किसमें फिल करना है, तो सिर्फ 4 ऑर्बिटल बनाओगे। कौन से, N-1D, NS, NP। अब देखो इस बार कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लीगेंड के साथ कॉम्बिनेशन ओवरलैपिंग किसकी हुई है, इनकी हुई है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं जैसे आप इनकी बातों को समझ सके। देखो इन्होंने फिर एक और एग्जांपल दिया कि यार देखो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो इस एग्जांपल को कर लो। देखिए इन्होंने लिखा कोबाल्ट C2O6 का होल थ्राइस, ठीक है, तो 3 दूनी 6, और ये लिखा K4 ऐसे। अब चला इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओ ये इसको एक्सप्लेन करो, कैसे करोगे, रूल क्या है, पहले न्यूट्रल एटम का लिखो, तो न्यूट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट कितना होता है 27, तो ये D के साथ चला गया 3D7, और ये S के साथ चला गया 4S2। अब मेटल पार्टिसिपेट करता नहीं है, मेटल का कैटायन पार्टिसिपेट करता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 2 आएगी। क्यों, ऑक्जिलेट आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। तो जब दोस्त ऑक्जिलेट आयन के ऊपर -2 चार्ज होता है तो जरा बताना, ये -6, ये +4, -2 हुआ, उधर गया +2 हो गया। इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या आ जाएगा 3D7 4S0। अब क्या करोगे, लीगेंड को चेक करोगे। लीगेंड कौन है, ऑक्जिलेट आयन। ऑक्जिलेट आयन में डोनर एटम कौन होता है, ऑक्सीजन। और यदि ऑक्सीजन डोनर एटम है तो ये कैसा होगा, वीक लीगेंड होगा। ठीक है कि नहीं, वीक लीगेंड है, ऑर्बिटल बनाओ। कौन कौन से ऑर्बिटल बनाए जाते हैं, हमेशा 4 ऑर्बिटल बनाए जाते हैं। कौन से मेरे दोस्त, 3D 4S 4P 4D, सिर्फ यार यही 4 ऑर्बिटल बनाने हैं ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन फिल करो, वीक फील्ड लीगेंड है तो हुन्स रूल को फॉलो करेगा। हुन्स रूल को फॉलो करेगा तो पहले सिंगल सिंगल भरोगे और फिर डबलिंग करोगे, कर दिया। अब क्या है, लीगेंड को भरो। यहाँ पे ऑर्बिटल खाली है नहीं, तो लीगेंड कहाँ आएगा, आगे। किसी ने कहा लीगेंड आगे क्यों आएगा, तो मैंने कहा यार लीगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पे तो एक ही एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लीगेंड के भर दोगे 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे। एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भरने को तो मना किया है ना। तो लीगेंड कहाँ आएगा, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। क्यों, क्योंकि लीगेंड कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मिलना है। किसी ने कहा सर लीगेंड तो 3 है, आप कह रहे हो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मिलना है, तो मेरे दोस्त ऑक्जिलेट आयन बाइडेंटेड लीगेंड होता है, ऐसे बनता है। इसी वजह से लीगेंड अच्छे से पढ़ाए हैं। आप लीगेंड को ध्यान रखो, पूरी एक क्लास लीगेंड पढ़ाई है। ये देखो बाइडेंटेड लीगेंड है, जब ये बाइडेंटेड लीगेंड है तो एक लीगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, 2, तो 3 लीगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, 6, तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 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 1 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर भर गए। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं जरा देख के बताना। 1s 3p 2d, 1s 3p 2d, sp3d। यदि sp3d2 आया है तो ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, तो हाई स्पिन होगा। क्यों, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, 1 2 3, और मैंने अभी पीछे पढ़ाया है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो हाई स्पिन होगा। कलर होगा, यदि किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर भी होगा।
तो ये कलर्ड होगा। क्यों? एन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। आउटर डी कॉम्प्लेक्स है या इनर डी कॉम्प्लेक्स है? एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूं, आउटर डी इनर डी। देखो ये अंदर वाला डी है और ये बाहर वाला डी है। यदि लिगेंड बाहर वाले डी में गया तो आउटर डी कॉम्प्लेक्स, तो ये आउटर डी कॉम्प्लेक्स है। यदि लिगेंड बाहर वाले डी में गया तो आउटर डी कॉम्प्लेक्स, यदि लिगेंड अंदर वाले डी में गया तो इनर डी कॉम्प्लेक्स। तो किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि यदि दोनों में गया तो सर, तो यार ऐसा नहीं होता है, दोनों ऑर्बिटल एक साथ पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि दोनों की एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो एक साथ कभी आएंगे नहीं पार्टिसिपेट करने, तो कोई एक आएगा, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, तो भावनाओं पे कंट्रोल रखो, है ना, कि कुछ भी यदि दोनों करें तो सर, तो दोनों नहीं करेंगे। रीजन क्या है समझ गए ना, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो लिगेंड की एनर्जी या तो इसके साथ मैच करती है या इसके साथ मैच करती है, दोनों के साथ एक साथ नहीं मैच कर पाएगी। तो ये देखो, तो आउटर डी कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि लिगेंड आउटर डी में गया है। ठीक है, ऐसे इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो बच्चों ने कहा नहीं सर, एक और क्वेश्चन करा दो। मैंने कहा यार ठीक है, तुम्हारा मन कर रहा है तो करा देंगे, ऐसी क्या बात है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, इसको। अब इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं। बताओ प्यारे बच्चों, क्या करें? मेटल पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। मेटल का कौन पार्टिसिपेट करेगा? कैटायन पार्टिसिपेट करेगा। तो हम इसको क्या करेंगे? कैटायन बनाएंगे। कैटायन बनाने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी, तो +2 आई। चेक कर लो, तो जब +2 आई तो ये आया 3d6 4s2। कोई भी बच्चा पहले इलेक्ट्रॉन मत निकाल दे, न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन करो फिर इलेक्ट्रॉन निकालो। पहले इलेक्ट्रॉन कभी मत निकालना, बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो मार खा जाओगे, फिर कहोगे कि सर यार मारते भी हैं। समझ गए कि नहीं? चलिए, अब क्या चेक करोगे? लिगेंड। लिगेंड जरा देखना मेरा कौन लगा है? Cn नेगेटिव। डोनर एटम कौन होगा? कार्बन होगा या नाइट्रोजन होगा? कार्बन हो या नाइट्रोजन, दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में काउंट होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम क्या करेंगे? होन्स भाई साहब की बात को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग मना कर देंगे। होन्स भाई साहब से मना कर देंगे कि हम आपकी बातें फॉलो नहीं करेंगे, आपको गुस्सा होना है तो हो जाओ। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में होन्स रूल फॉलो नहीं होगा। तो जरा देखो दोस्त, ये क्या आ गया? 3d 4s 4p 4d, यही 4 ऑर्बिटल हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। कितने लिगेंड हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। हमने पेयरिंग क्यों कर दी? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डायरेक्ट पेयर्ड होगा, क्योंकि वो होन्स रूल को फॉलो नहीं करता है। कौन? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब मेरे दोस्त जरा बताना, लिगेंड कहां से भरेंगे? ये ऑर्बिटल पूरा खाली है, तो एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये, टोटल कितने लिगेंड हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 भर गए। अब जरा बताओ हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? D2sp3। पहले D भरा है ना, D2 2 D भरे, 1 S भरा है, 3 P भरे हैं, तो D2sp3 आया। ज्योमेट्री कैसी आई? ऑक्टाहेड्रल आ गई। मैग्नेटिक नेचर कैसा आया? डायामैग्नेटिक आया। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्पिन कैसी आई? लो स्पिन आया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर थोड़ा आपको ज्ञान की बातें बताते हैं। यदि स्पिन पूछ रहा है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्पिन ओनली, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा? 0। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ रहा है? 0। ये देखो, लो स्पिन क्यों लिखा जा रहा है? n इक्वल टू तो 0 है, तो n इक्वल टू 0 है तो लो क्यों लिखा जा रहा है? स्पिन दो तरह की होती है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेस के अबाउट रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं स्पिन एंड ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करता है तो उससे जो स्पिन आती है उसको बोलते हैं एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट। तो एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के पास होता है। क्यों भैया? अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो और चाहे ना हो, इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा है ना,
क्या पेड़ वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर नहीं घूम रहे हैं? घूम रहे हैं। तो एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा आएगा जिसकी वजह से लो स्पिन लिखा है, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो कभी जीरो होती नहीं है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है, क्योंकि अनपढ़ इलेक्ट्रॉन आ गए तो स्पिन कैंसिल हो जाती है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ। अब और बताना चाहते हो कुछ? आउटर डी है या इनर डी? तो ये इनर डी है। क्यों? अंदर वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से ये इनर डी कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए कलर्ड है या कलरलेस? कलरलेस है। बात समझ पाए कैसे किया? ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया है और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन को इस तरह से किया जाता है। बात समझ पाए? अब आपको देखो बताता हूं। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, और इसकी लिमिटेशन क्या थी जिसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है, ये इससे क्या हुआ, हुन्स भाई साहब को बहुत गुस्सा आया कि तुम्हारा जब मन होगा तो हुन्स रूल को फॉलो करोगे, जब मन होगा तो हुन्स रूल को नहीं फॉलो करोगे। है दूसरी बात, समस्या क्या आई कि भैया ये बताओ, यदि 3D का कॉम्प्लेक्स ना होके 4D 5D का हुआ तो हम लिगेंड की कैटेगरी कैसे लगाएंगे? ऑक्सीडेशन नंबर +2 ना हुई, +3 +4 हुई तो लिगेंड की स्ट्रेंथ कैसे लगाएंगे? क्यों? क्योंकि आप जो स्ट्रेंथ बता रहे हो वो तो इतने लिगेंड की है। क्या पूरी केमिस्ट्री में इतने ही लिगेंड पाए जाते हैं? लिगेंड तो खरबों हैं। तो उनको हम कहां डालें? हमको कैसे पता चलेगा? तो ये जो लिमिटेशन थी, नेचर ऑफ लिगेंड को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि किसको वीक बोला जाए, किसको स्ट्रांग बोला जाए, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और यही इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि नेचर ऑफ लिगेंड को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसी वजह से मैं, अब गौर सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इसी वजह से मैं कहता हूं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कोई क्वेश्चन किया ही ना करो। कभी भी पेपर में यह नहीं पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सॉल्व करिए, बस आता है कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तुम क्वेश्चन हमेशा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से सॉल्व किया करो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल है, बिल्कुल क्लियर थ्योरी है, तो क्लियर थ्योरी से सॉल्व किया करो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कभी क्वेश्चन ना सॉल्व किया करो। मैं तो इसको बहुत रेयर केस में, मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट कोर्स होता है तो पढ़ाता ही नहीं हूं, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन करने ही नहीं होते। सारे क्वेश्चन आप किससे करोगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, इससे नहीं करोगे। वो मैंने बस पढ़ाई है, क्यों? क्योंकि सिलेबस में है। नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चे कहते हैं लो सर आपने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं पढ़ाई, और जबकि इसका कोई काम नहीं है। हम एक क्वेश्चन भी इससे नहीं सॉल्व करेंगे, देख लीजिएगा। भाई गलत थ्योरी से क्यों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यार? जिसकी थ्योरी गलत है उससे क्यों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? सारा क्वेश्चन लिगेंड के नेचर से निकलता है, और भाई साहब ने लिगेंड का नेचर ही एक्सप्लेन नहीं किया है। बताओ, कोई रैंडम लिगेंड बोल देंगे तो तुम पता लगा पाओगे? और यदि कहते हो हाँ, तो मैं पूछता हूं हाइड्रोजन परऑक्साइड वीक है या स्ट्रांग? बताओ, है एनिलीन वीक है या स्ट्रांग? इनकी सीरीज के हिसाब से पता नहीं कहां है, हाइड्रोजन परऑक्साइड लिखा ही नहीं है, कहां पे जाएगा? है तो यार इनकी सीरीज से हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने नेचर ऑफ लिगेंड को एक्सप्लेन नहीं किया है। इसी वजह से हमें जरूरत पड़ी किसकी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। तो जरा देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये देखो, जिसको क्या कहा जाता है? CFT। ये क्या लिख दिया है? इसको ऐसे लिखते हैं फिर, है ना, CFT। CFT। अब जरा बताओ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो इन्होंने क्या बताया, इनके पहले 2 पॉइंट डिट्टो सेम है, इसलिए मैं जल्दी से बताऊंगा। पहले 2 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, मेटल पार्टिसिपेट नहीं करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैटायन बनाता है, ऐसे। और ये जो कैटायन बनाता है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है, बॉन्ड फॉर्म विद लिगेंड। पहला पॉइंट दोनों का सेम है, दोनों थ्योरी का सेम है, बॉन्ड फॉर्म विद लिगेंड, ठीक है, ऐसे ऐसे।
कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो उन्होंने डिट्टो वही बात बोली, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये देखो ये सारे पॉइंट सेम है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं। दोनों के दोनों एक ही बात बोल रहे थे। कौन से पॉइंट? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के सेम है। इन्होंने भी कहा कि भैया मेटल बॉन्ड नहीं बनाएगा, मेटल कटायन बनाएगा। इन्होंने भी कहा कि लिगेंड और मेटल मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और इन्होंने भी यही कहा कि ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सेम बातें। सेम बातें, ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जितने भी पॉइंट लिखे सारे के सारे सेम है। पहला, दूसरा और तीसरा होना चाहिए ना यार, ये गिनती भी आना भूल गया हूं मैं। क्यों प्यारे बच्चों? ये तीसरा पॉइंट होगा ना, ये देखो। ठीक है, सुनते जाइएगा कि इन्होंने अलग कहां बताया है। अलग किस जगह बताया है ये बताता हूं। देखो अलग क्या बताया है, अलग क्या बताया है, इस पॉइंट को जरा हम समझते हैं। अब नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, 1 मिनट जरा पीछे वाला पॉइंट देख ले कौन सा पढ़ाया है ये। इनसे पूछा गया ज्योमेट्री कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो इन्होंने वही चिपका दिया जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में है कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन बाय हाइब्रिडाइजेशन मेथड। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर यार सब कुछ तो सेम है, फिर आप क्यों परेशान हो? फिर आप कैसे कह रहे हो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से सब कुछ करना है? हाइब्रिडाइजेशन। क्यों बच्चों? यही बात है ना। तो यार अभी आपको बताता हूं, थोड़ा सा बस इसको चिपका दूं, पहले वो पॉइंट बढ़ा दूं जो सेम है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने जो बात बताई वो क्या है, वो यहां से चालू करते हैं। 5वां पॉइंट, इन्होंने ये सपोज किया कि जो मेटल कटायन है वो एज ए पॉजिटिव चार्ज है, एज ए पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने मेटल कटायन को पॉजिटिव चार्ज माना, और लीगेंड को, लीगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इसको पॉइंट निगेटिव चार्ज माना। ये देखो इन्होंने लीगेंड को क्या माना? पॉइंट निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव चार्ज माना, और मेटल को क्या माना? पॉजिटिव चार्ज माना। अब यार ये प्लस माइनस चार्ज की थ्योरी बड़ी खतरनाक होती है। किसी ने कहा कैसे? तो जरा इस बात को आप गौर से समझिए कि कैसे। ठीक है, देखो ये मेटल है, सभी बच्चों को पता है कि मेटल के पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे, और मेटल के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। तो बहुत सारे ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो भरे होते हैं, और बहुत सारे ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो खाली होते हैं। ये भरा ऑर्बिटल है, ये भरा ऑर्बिटल है कि नहीं? ये सपोज कर लो भरा ऑर्बिटल है, ये वाला भरा ऑर्बिटल है, और बाकी सपोज करो खाली ऑर्बिटल है। ये देखो मेटल के पास भरे और खाली दोनों तरह के ऑर्बिटल होते हैं। अब हमारा लीगेंड आया। लीगेंड कौन है? ये देखो, अब हम थोड़ा लीगेंड बना देते हैं। ये हमारे लीगेंड अटैक कर रहे हैं, ये लीगेंड है, ये लीगेंड है। लीगेंड कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। लीगेंड भी कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं? ये लीगेंड है, ये लीगेंड अटैक कर रहे हैं किस पर? मेटल पे। अटैक करने का मतलब अप्रोच कर रहे हैं। भाई बॉन्ड बनाने के लिए पास तो आना ही पड़ेगा ना, बिना पास आए बॉन्ड कहां बनता है? नेचर में भी नहीं बनता है, तो यहां क्यों बनेगा यार? तो जरा देखिए, तो लीगेंड क्या करेगा? लीगेंड अटैक करेगा। लीगेंड और मेटल अट्रैक्शन करेंगे। अट्रैक्शन कैसे करेंगे जरा देखिएगा, डरिए नहीं।
आपको बिल्कुल मस्त करके दूंगा। ये ओ सॉरी, अच्छा देखिए ये लीगेंड है, ये लीगेंड है, ये लीगेंड है, ये लीगेंड है। अब जरा देखो क्या होने वाला है, ठीक है, बातों को समझिएगा। लीगेंड के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लूप के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कैसा फोर्स आया? कैसा फोर्स आया? रिपल्सन फोर्स। क्यों? क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऐसा। अब जरा देखो मेटल के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि मेटल कटायन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मेटल कटायन और लीगेंड के बीच में कैसा आया? अट्रैक्शन फोर्स। ये देखो, तो इन्होंने कहा कि यार ये मेटल है, मेटल के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये देखो उन्होंने कहा कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल और लीगेंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मगर जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लीगेंड को रिपल करेंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स डेवलप हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स डेवलप हो जाएंगे। जब अट्रैक्शन फोर्स का डोमिनेशन होगा रिपल्सन फोर्स पे तो बॉन्ड बनेगा। तो क्या होगा? बॉन्ड फॉर्म होगा, फॉर्म। और वो जो बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, पहली बात क्या बताई? जब अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स में रिपल्सन अट्रैक्शन फोर्स का डोमिनेशन होगा तो बॉन्ड बनेगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। मगर इन्होंने एक और बात बताई, कॉन्सेप्ट समझ पाए? मेटल को एज ए पॉजिटिव चार्ज माना, लीगेंड को एज ए नेगेटिव चार्ज माना, जिसकी वजह से लीगेंड जब मेटल पर अप्रोच करता है तो दो तरह के फोर्स जनरेट होते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन फोर्स किसके किसके बीच में होता है? अट्रैक्शन फोर्स मेटल के ऊपर का प्लस चार्ज और लीगेंड के ऊपर के निगेटिव चार्ज के बीच में। रिपल्सन किसके किसके बीच में होता है? मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके और लीगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके बीच में रिपल्सन होता है। अट्रैक्शन फोर्स का डोमिनेशन होगा तो बॉन्ड बनेगा। अब यहां पर इन्होंने एक और बात बताई, जरा देखो अगले पेज पे बताता हूं। इनका नेक्स्ट नंबर का पॉइंट था कि जो डी सबसेल है, जो डी सबसेल है एक्चुअल में वो दो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन है, ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन है। इनका ये कहना था, इनका कहना था जो डी सबसेल है वो दो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन है। कौन से दो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन है? वो इन्होंने ऐसे बताया, जरा देखो। इन्होंने कहा एक है T2G और एक है EG। T2G ऑर्बिटल वो होते हैं जो प्लेन पे बने होते हैं, dx dy dz। EG ऑर्बिटल वो होते हैं जो एक्सेस पे बने होते हैं, ऐसे। और टोटल ये 5 ऑर्बिटल है। ये देखो ऐसे। इन्होंने कहा डी सबसेल जो होता है दो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटलों का कॉम्बिनेशन होता है। एक टाइप के ऑर्बिटल जो प्लेन पे पाए जाते हैं ऐसे, ये देखो प्लेन पे बनते हैं। यदि ये x है, ये y है, ये x है, ये z है, ये y है, ये z है। और ये ऑर्बिटल ऐसे होते हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से।
ये प्लेन के ऑर्बिटल है कुछ इस तरह से, इनको ओवरलैप करना चाहें तो आप ओवरलैप ऐसे करके दिखा सकते हैं। ये देखो ऐसे, ये देखिए इस तरह से। ऐसे। अब दूसरी बात इन्होंने बताई, ये वाले जो ऑर्बिटल होते हैं दोस्त जरा समझिए, ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो इस तरह से होते हैं, एक्सेस पे बने होते हैं। देखो ये ऑर्बिटल के बारे में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक्सेस पे बने होते हैं ऐसे। ये देखो यदि ये हमारे पास यदि ये हमारे पास एक्स वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है तो ये इस तरह से बने हैं, ये जेड एक्सेस पे इस तरह से बने हैं कुछ, और इस तरह से उन्होंने इसको दिखा दिया। इस तरह से आप दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। ये देखो ये क्लाउड है ऐसे, यहां पर भी देखिए ये ऐसे, इस तरह से। ये देखो इनका कहना कुछ ये था, ये देखिए ये क्या है, ये हमारा डी एक्स जेड स्क्वायर ये और डी जेड स्क्वायर। इन्होंने कहा कि डी सबसेल जो होता है वो दो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटलों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से इन पर अलग अलग टाइप का रिपल्सन पड़ता है। गौर समझिएगा, अब इनकी कहानी चालू होने वाली है, बात समझ रहे हो। ये देखो ऐसी इन्होंने बातें बोली तो इन्होंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं है, और आगे बताओ। तो देखो जरा कितनी बातें आई, समझ में आई क्या कहा इन्होंने। देखो बैलेंस बॉन्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यही वाला पॉइंट जो है सारी कहानी को चेंज कर देगा, यही वाला पॉइंट जो है वो सारी कहानी को चेंज करेगा। इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान लो, लीगेंड के ऊपर निगेटिव चार्ज मान लो, जिसकी वजह से जब मेटल और लीगेंड में अप्रोच होता है तो उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों तरह के फोर्स आते हैं। अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से बॉन्ड बनता है, डोमिनेशन हो रहता है, मगर मेटल के पास दो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल होते हैं डी सबसेल में, और जिसकी वजह से, अब गौर से समझिएगा, जब मेटल लीगेंड के पास आता है मेरे दोस्त तो इनको अलग अलग स्ट्रेंथ से रिपल्सन करता है। कैसे, यह देखो। अब अगला पॉइंट जो इन्होंने बताया है वो क्या है, इसको जरा समझो। इन्होंने बताया कि जब लीगेंड मेटल के पास आता है तो देखो ये प्लेन है ऐसे, प्लेन वाले ऑर्बिटल कहां होंगे, यहां पर होंगे, ऐसे होंगे कि नहीं होंगे, और एक्सेस वाले ऑर्बिटल कहां पे होंगे, ऐसे होंगे। जरा गौर समझिए, ये देखो जो हमारे प्लेन पे ऑर्बिटल है वो ऐसे है, ये प्लेन है, और जो एक्सेस में ऑर्बिटल है वो ऐसे है। अब जरा बातों को समझिएगा क्योंकि यहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी सारी। ये अब यदि आप अच्छे से ध्यान दो तो इस ऑर्बिटल का क्या नाम है, इस ऑर्बिटल का नाम है T2G क्योंकि ये प्लेन पे है। इस ऑर्बिटल का क्या नाम है, ये नाम है EG, और ये हमारा लीगेंड आया, ये हमारा कौन आया, लीगेंड। देखो ठीक है कि नहीं, अब लीगेंड अप्रोच करेगा ना तो लीगेंड आया, तो लीगेंड क्या करता है, इनको डिफरेंट एंगल से अप्रोच करता है। ये लीगेंड है, ये हमारा लीगेंड है। ओ तो बोला ये जा रहा है कि लीगेंड के साथ इसका रिपल्सन और लीगेंड के साथ इसका रिपल्सन अलग अलग आता है, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है। ये बात इन्होंने कैसे बताई अब आगे बताएंगे ज्योमेट्री वाइज। तो ये तो बेसिक पॉइंट थे जो हर एक जगह पे फॉलो होंगे।
अब इन्होंने क्या किया, अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अलग अलग तरह से थ्योरी दी, अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अलग अलग तरह से कैसे थ्योरी दी, इस बात को समझिए। पहले ये पॉइंट तो समझ गए ना आप लोग, ये वाला पॉइंट समझ गए कि डी के पास दो तरह के ऑर्बिटल हैं। अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए क्या बातें बताई। अब हम टॉपिक पे आगे चलते हैं। अब इतना बताने के बाद उन्होंने हर एक कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अलग अलग थ्योरी दी। हमारे सिलेबस में दो है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो जरा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए इन्होंने किस तरह की बातें हमें समझाई, गौर से समझिएगा। सबसे पहले इन्होंने बताया अरेंजमेंट कि कौन कहां रखा है, अरेंजमेंट। इनके हिसाब से क्या था, मेटल जो था, मतलब मेटल मतलब CMA, वो कहां पे था, सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल होता है ना, उन्होंने कहा सेंटर, ऑक्टाहेड्रल के सेंटर पे मेटल होता है। पूछा गया लिगेंड कहां है, तो इन्होंने जवाब दिया कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ये इन्होंने जवाब दिया। इनसे पूछा गया एक्सेस कहां है, तो इन्होंने कहा एक्सेस जो है, एक्सेस पास थ्रू कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ये बातें इन्होंने बताई। मतलब इनके हिसाब से अरेंजमेंट क्या हुआ, जरा समझिएगा। इनके हिसाब से अरेंजमेंट ये हुआ, ये मेटल बन गया, देखो हम ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं, ये लिगेंड हो गए कॉर्नर पे, ऐसे, और ये ऑक्टाहेड्रल है। ये देखो ऑक्टाहेड्रल ये है, ये देखो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ऐसे। अब एक्सेस कहां से पास हो रही है वो दिखाता हूं। एक्सेस कॉर्नर से पास हो रही है, तो मैं एक्सेस दिखा रहा हूं स्ट्रॉन्ग लाइन से, सॉलिड लाइन से। ये देखो ये एक्सेस पास हो रही है, ऐसे। इसका कलर चेंज कर देता हूं, अच्छा दोनों चली गई, कोई बात नहीं। एक्सेस ये पास हो रही है इस तरह से। ये कौन सी है, एक्सेस है, ये देखो एक्सेस ये पास हो रही है, ये देखो एक्सेस ये पास हो रही है। देखो एक्सेस कॉर्नर से पास हो रही है, तो ये भी कॉर्नर है, ये। यदि मैं इसको नाम देता हूं एक्स, तो ये वाई, ये जेड। अब इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, ये बना क्या है और तुमने देखा क्या है। देखो हमारे पास प्लेन पे क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। प्लेन पे भाई स्क्वायर बनेगा, परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे। तो एक एक्सेस ये हुई, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, और ये तीन पॉजिटिव ही और तीन निगेटिव होंगी। 6 ही तो कॉर्नर है, चेक कर लो। 6 में से 3 से पॉजिटिव एक्सेस जाएंगी, 3 से निगेटिव एक्सेस जाएंगी। इसका मतलब हर एक एक्सेस से, हर एक कॉर्नर से एक्सेस पास होगी। टोटल 6 कॉर्नर है, 6 कॉर्नर में से क्या होगा, 3 पर पॉजिटिव एक्सेस प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अपोजिट 3 पर निगेटिव माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, हर कॉर्नर से जाएगी। अरेंजमेंट इन्होंने ये बताया है। अब इस अरेंजमेंट को थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं। अरेंजमेंट समझ गए, मेटल सेंटर पे है, लिगेंड कॉर्नर पे है, एक्सेस सेंटर से पास हो रही है। अब इस अरेंजमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो मेरे दोस्त, ऐसे कर लो। देखिए अब मैंने ये बनाया मेटल, एक एक्सेस ये है, एक सॉरी
एक एक्सेस ये है, ठीक है, हम सिर्फ 2 एक्सेस बना रहे हैं, और यहां पे क्या है हमारा मेटल है ऐसे। अब यदि इस एक्सेस को हम नाम दे दें x, इसको नाम दे दें y, तो जरा मेरी बात को सुनिएगा, ये लीगेंड है, ये लीगेंड ऐसे रखा है, ये लीगेंड है, और ये भी मेटल की लूप है, और ये भी मेटल की लूप है। अब मेरी बात को देखते जाइएगा, ये कौन से ऑर्बिटल है, ये कौन से ऑर्बिटल है दोस्त, ईजी ऑर्बिटल। एक्सेस पे कौन से ऑर्बिटल होते हैं, ईजी। प्लेन पे कौन से ऑर्बिटल होते हैं, T2G। अब लीगेंड कहां है, लीगेंड एक्सेस पे रखा है ना, कॉर्नर एक्सेस पे है ना, तो लीगेंड यहां कहीं होगा, लीगेंड यहां कहीं होगा ना कॉर्नर पे। बात समझ पा रहे हो कि लीगेंड कहां है, ये लीगेंड है। अब बातों को समझो जरा अच्छे से, क्यों, क्योंकि अब खेल होने वाला है 2 मिनट में। जो आपने पीछे अरेंजमेंट बनाया है, अब इस पर लूप सेट कर दो। जब तुम इस पर लूप सेट करोगे, किसकी, मेटल की, भाई लीगेंड कहां है, कॉर्नर पे, अब इस पर लूप लाओ, तो ये एक्स वाई एक्सेस है ना, तो ये एक्स वाई प्लेन हुआ ना, ये देखो, तो मैंने एक्स वाई प्लेन बनाया आपके लिए, एक्स वाई प्लेन हुआ, तो ईजी ऑर्बिटल कहां होगा, ईजी ऑर्बिटल एक्सेस वाले ऑर्बिटल है ना, ये देखो, तो ये तो एक्सेस पे होंगे ना, और T2G ऑर्बिटल कहां होंगे, एक्सेस के बीच में होंगे, क्योंकि वो प्लेन के ऑर्बिटल है। तो ये देखिए अरेंजमेंट कुछ ऐसा ही तो आएगा, और जब अरेंजमेंट ऐसा आएगा तो बताना ये हेड टू हेड रिपल्सन है, ये देखो चेक करो, और ये क्या है, किसी एंगल पे रिपल्सन है। अब मेरे दोस्त जरा बताना कौन सा रिपल्सन ज्यादा होना चाहिए, कौन सा रिपल्सन कम होना चाहिए। यदि मैं बोलूं कि ये लो रिपल्सन होगा, लो रिपल्सन, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है, और ये हाई रिपल्सन होगा, तो क्या गलत बात है, बताओ भाई। लीगेंड भी कहां रखा है, एक्सेस पर, कॉर्नर पे रखा है, और कॉर्नर से ही एक्सेस जा रही है, कॉर्नर पे लीगेंड रखा है, कॉर्नर से ही एक्सेस जा रही है, तो लूप क्या करेगा, कॉर्नर से ही तो टच करेगा ऐसे, और ये एक्स वाई प्लेन है, तो T2G ऑर्बिटल तो प्लेन के बीच में आया, मतलब इसके बीच में 45 एंगल बनना है, तो इसके साथ 45 एंगल है, और ये हेड टू हेड है, ये ऐसे होगा कुछ, लीगेंड ये है, ये लीगेंड है, और ये हमारा लूप है ऐसे, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे है, कॉर्नर से एक्सेस पास हो रही है, और कॉर्नर पे ही लीगेंड है, और ये क्या है, ये T2G है, T2G प्लेन पे बना है ना, तो उससे 45 एंगल पे होगा एक्सेस से, तो रिपल्सन क्या होगा, एक्सेस वाले पर ज्यादा होगा, तो जो डी ऑर्बिटल है वो रिपल्सन की वजह से स्प्लिट हो जाता है, ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ repulsion occurs in EG and T2G orbital of D subcell so D subcell further split in two different energy level ऑर्बिटल। अब जरा समझो, ये दो अलग अलग टाइप के रिपल्सन है, तो जहां ज्यादा रिपल्सन होगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जहां कम रिपल्सन होगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, कम होने का मतलब बढ़ेगी मगर कम बढ़ेगी।
जिसकी वजह से जो डी सबसेल अभी हमारा था, जिसकी एनर्जी हम लोग सेम कह रहे थे, वो दो डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब मेटल अप्रोच करता है लिगेंड को। तो मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी सबसेल इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कैसे? जरा समझिए। ये एनर्जी है, इधर एनर्जी बढ़ती है, चाहो तो आप इससे बना लो, इस साइड में एनर्जी बढ़ती है ऐसे। ये देखो, ये एनर्जी की लाइन है, एनर्जी प्रोफाइल। अब जरा देखो, जो डी सबसेल होता है उसकी एनर्जी ये है, डी सबसेल सबसे कम एनर्जी है। ऐसा कब होता है? जब फ्री एटम है, एटम किसी से कंबाइन नहीं कर रहा है। जब एटम कंबाइन करने जाता है तो एनर्जी बढ़ जाती है। ये देखो, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना था। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एटम जब कंबाइन कर रहा था तो एनर्जी बढ़ रही थी, मगर स्प्लिट नहीं हो रहा था। एनर्जी बढ़ती थी तो पांचों ऑर्बिटल की एक साथ बढ़ जाती थी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या कहना है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कहना है कि एनर्जी बढ़ते बढ़ते इस लेवल पर पहुंच जाती है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। अब जरा समझिएगा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या कहना है। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कहना है कि एनर्जी बढ़ते बढ़ते इस लेवल पर पहुंच जाती है कि ये आपस में स्प्लिट हो जाते हैं ऐसे। ऐसे इस तरह से स्प्लिट हो जाता है। ये देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कहना है कि ये अब ये दो डिफरेंट टाइप की एनर्जी के सेल हो गए। क्यों? क्योंकि रिपल्सन अलग अलग है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सिर्फ एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, और वो पॉइंट ही पूरी केमिस्ट्री को चेंज करता है। और वो क्या है? ये इनका कहना है कि T2G वाले जो होते हैं 45 एंगल पर अरेंज होते हैं, और EG वाले हेड टू हेड अरेंज होते हैं। इनका कहना कुछ ये था कि भाई कुछ ऐसा है, ये देखो हमारा मेटल है और ये हमारे मेटल के लूप है ऐसे। तो इन्होंने कहा EG वाले ऑर्बिटल तो ऐसे आएंगे, इस तरह से आएंगे EG वाले ऑर्बिटल, और लीगेंड यहां रखा है कॉर्नर पे ऐसे। तो लीगेंड और जो T2G वाले होंगे वो ऐसे होंगे क्योंकि वो प्लेन पे रखे जाएंगे ऐसे। तो ये T2G वाले ऑर्बिटल है और ये वाले दोस्त EG वाले ऑर्बिटल है, और लीगेंड यहां है। तो रिपल्सन किस में ज्यादा आएगा? EG वाले में आएगा। तो इन्होंने कहा कि ये स्प्लिट कर जाएंगे, रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो EG वाले की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और T2G वाले की एनर्जी बहुत कम बढ़ेगी क्योंकि वो 45 एंगल पे है। इसी वजह से बढ़ी दोनों में एनर्जी है। ये देखो, यहां से कंपेयर करो और एटम से कंपेयर करो, एटम से कंपेयर करो तो दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा है, मगर EG वाले की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और T2G वाले की उतनी नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि रिपल्सन EG पे ज्यादा है, और ये स्प्लिट हो जाएंगे और दो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये बात इन्होंने कही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऐसा। तो फ्री एटम से एनर्जी दोनों की ज्यादा है ऐसे। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट को और आगे ले चलते हैं। तो स्प्लिटिंग की बात समझ पाए कि स्प्लिटिंग कैसे हुई है। स्प्लिटिंग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि हाँ सर हम स्प्लिटिंग कैसे कर रहे हैं। अब बात को और देखते हैं। चलो देखो स्प्लिटिंग और, तो अब जरा देखो यहां पर हम एक पॉइंट लिखते हैं, जरा गौर से ध्यान रखिए नोट डाल के। स्प्लिटिंग ऑफ डी सबसेल
डिपेंड अपॉन रिपल्सन फोर्स बिटवीन ligand and orbital of CMA, है कि नहीं? उनके बीच के रिपल्सन फोर्स पर स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा गैप उतना ही ज्यादा होगा। तो स्प्लिटिंग का मतलब गैप, देखिए इसको गैप कह देते हैं, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप ऑफ T2G एंड EG। एनर्जी गैप जो होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा होगा कि कितना ज्यादा रिपल्सन है। जितना ज्यादा रिपल्सन उतना ज्यादा एनर्जी गैप, जितना ज्यादा रिपल्सन उतना ज्यादा एनर्जी गैप। तो इन्होंने ऑक्टाहेड्रल के लिए ये बातें बताई कि जो ऑक्टाहेड्रल होता है वो इस तरह से अरेंज होता है और जिसकी वजह से ये अरेंजमेंट होता है, ये रिपल्सन होता है और इस तरह की स्प्लिटिंग होती है। अब इसी में हम लोगों को आगे पढ़ना है, ठीक है? इसी में आगे क्या पढ़ना है कि स्प्लिटिंग होने पर क्या होगा, ठीक है? और किस तरह से इन्होंने हुन्स रूल, पॉली रूल्स, इन सबको फॉलो कराया, क्योंकि इनका कहना था कि सारे रूल फॉलो होते हैं। देखो CFT में क्या होते हैं, सारे रूल फॉलो होते हैं, मतलब ये हुन्स रूल को भी फॉलो करते हैं, हुन्स रूल को भी फॉलो करते हैं, पॉलीज रूल को भी फॉलो करते हैं, पॉलीज प्रिंसिपल होता है ना, पॉलीज प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं, उसको भी फॉलो करेंगे, ठीक है? और अबव प्रिंसिपल को भी फॉलो करेंगे, तीनों को फॉलो करते हैं। और कैसे करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा काम होगा CFT को खत्म करना और आइसोमरिज्म में स्टीरियो छोड़ के बाकी सब खत्म कर लेना। कोशिश अपनी यही रहेगी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक आप इतना सा कर लीजिए। अभी क्वेश्चन मत करिएगा बॉन्डिंग के, अभी क्वेश्चन बॉन्डिंग के कोई भी बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्डिंग के क्वेश्चन करोगे तो निकलेंगे नहीं। अभी आधी अधूरी बॉन्डिंग पढ़ाई है, तो कोई भी बच्चा क्वेश्चन बॉन्डिंग के नहीं करेगा। जब कल बॉन्डिंग पढ़ा दूंगा तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी खत्म करूंगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद आइसोमरिज्म पे आएंगे और आइसोमरिज्म को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें, खुश रहें और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई दिक्कत होगी तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।